नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो कंपनी नामा का। कंपनी नामा एक वीकली शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं। तो बिना समय गवाए आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पहली खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहला, कंपनी की टेलीकॉम सब्सिडरी जियो को रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। नवंबर 2019 में जियो ने कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस के एसेट खरीदने के लिए 3,720 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। रिलायंस इंफ्राटेल के पास रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर और फाइबर एसेट्स का मालिकाना अधिकार है। रिलायंस इंफ्राटेल के पास देश भर में करीब 2.25 लाख रूट किलोमीटर्स के फाइबर एसेट्स और 43,540 मोबाइल टावर्स हैं। दूसरी खबर यह है कि कंपनी की ओर से समर्थित रोबोटिक्स कंपनी एडवर्क के को-फाउंडर सतीश शुक्ला के मुताबिक अगले 3 महीने में ये कंपनी अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी। तीसरी खबर यह है कि आरआईएल के हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सबमरीन केबल सिस्टम को पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। रिलायंस का ये सिस्टम मुंबई से यूरोप और एशिया को कनेक्ट करेगा। दुनिया के इस बड़े सबमरीन केबल सिस्टम के 2023 से 2024 के बीच तैयार होने की उम्मीद है। 22 नवंबर को यह खबर आने के बाद आरआईएल का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हरियाणा और ओडिशा में 28 दिन वाले मोबाइल प्लान की दरों में 57% की जोरदार बढ़ोतरी की है। इन दोनों राज्यों में अब यह प्लान 155 रुपए में मिलेगा। पहले यह प्लान 99 रुपए में मिलता था। हरियाणा और ओडिशा में हुई इस बढ़ोतरी के बाद अब आशंका बढ़ गई है कि एयरटेल के प्लान दूसरे राज्यों में भी महंगे हो सकते हैं। आशंका इस बात की भी बढ़ गई है कि दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी अपने मोबाइल प्लान महंगे कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरी खबर में कंपनी की सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा ने अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। 22 नवंबर को भारतीय एयरटेल का शेयर आधा फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हफ्ते शेयर ने 438 रुपए 35 पैसे का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है। दरअसल देश की सबसे मूल्यवान और कैश रिच कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जेएफएसएल की पेटीएम की तरह ही फिनटेक कारोबार में कदम रखने की खबरें सामने आई हैं। इससे पेटीएम को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की आशंका है, जिसका असर शेयर पर भी देखने को मिला है। विदेशी ब्रोकिंग हाउस मैक्वेरी ने अपनी रिपोर्ट में आरआईएल की फिनटेक कारोबार में एंट्री से पेटीएम को सबसे बड़े खतरे की आशंका जताई है। 22 नवंबर को पेटीएम का शेयर 11% से ज्यादा गिरा था और 23 नवंबर को शेयर ने 474 रुपए 30 पैसे का निचला स्तर छुआ था। चौथी खबर, देश के 2 दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी और मुकेश अंबानी पहली बार किसी एसेट के लिए एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे और ये एसेट है लैंको इंफ्रा का अमरकंटक पावर प्लांट, जिसे आईबीसी के तहत खरीदने के लिए दोनों समूहों ने बोली लगाई है। इस पावर प्लांट के एसेट्स की नीलामी 25 नवंबर को होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्लांट के लिए 2 राउंड की बोलियां लग चुकी हैं, जिसमें आरआईएल, अदानी पावर और पीएफसीआरसी के कंसोर्टियम ने बोली लगाई थी। पहले राउंड में आरआईएल ने 1960 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, पर दूसरे राउंड में अदानी पावर ने 2,950 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई है। दूसरे राउंड में अदानी पावर की 2,950 करोड़ रुपए की बोली 25 नवंबर को होने वाले ऑक्शन के बेस प्राइस के तौर पर काम करेगी। केपीएमजी बैक्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने 17 लेंडर से अब तक 14,632 करोड़ रुपए के क्लेम एडमिट किए हैं। 23 नवंबर को आरआईएल का शेयर करीब 1/4% और अदानी पावर का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, ग्लोबल बिस्किट मार्केट में 70% हिस्सा रखने वाले फेमस बिस्किट कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स ने आय के मामले में लंबी छलांग लगाई है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में की गई फाइलिंग के अनुसार पार्ले जी मोनाको मेलोडी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स की वित्त वर्ष 2022 में सालाना आय $200 करोड़ को पार कर गई है। $200 करोड़ की आय का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली पैकेज फूड कंपनी बन गई है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी की कुल बिक्री 9% बढ़कर 16,202 करोड़ रुपए पर हो गई है, जो कि पिछले साल 14,923 करोड़ रुपए पर रही थी। जबकि इस दौरान कंपनी का मुनाफा 81% गिरकर 256 करोड़ रुपए पर रहा है, जो एक साल पहले 1,366 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बताया कि कुल बिक्री में 55 से 60% हिस्सा ग्रामीण इलाकों से आता है। पिछले साल की तुलना में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स 12% बढ़ाए हैं, जिससे आय में बढ़ोतरी हुई है। पर कोविड के कारण कोई प्रमोशन ना होने, विज्ञापन खर्च में कमी और वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग से वित्त वर्ष 2021 में मुनाफा काफी ज्यादा ऊंचे स्तर पर देखने को मिला था। छठी खबर, टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर देश की सबसे बड़ी पैकेज वाटर कंपनी बिस्लेरी को करीब 7,000 करोड़ रुपए की राशि में खरीदने जा रही है। टाटा कंज्यूमर के अलावा इस कंपनी को खरीदने के लिए
रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेनोन जैसी कंपनियां भी इच्छुक थी। बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान की टाटा कंज्यूमर के साथ करीब 2 साल से बातचीत चल रही थी, पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा के कुछ महीने पहले मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। रमेश चौहान 82 साल के हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के अलावा उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। टाटा कंज्यूमर का एफएमसीजी सेक्टर की टॉप 3 कंपनियों में शामिल होने का लक्ष्य है। फिलहाल ये कंपनी हिमालयन ब्रांड के साथ साथ टाटा कॉपर प्लस वाटर और टाटा ग्लूको प्लस के तहत पैकेज मिनरल वाटर बेचती है। करीब 32% मार्केट शेयर वाली बिस्लेरी के अधिग्रहण से टाटा कंज्यूमर इस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। 24 नवंबर को टाटा कंज्यूमर का शेयर 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया ने डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड यानी डीबीआरएल के घरेलू कारोबार की 100% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। डीबीआरएल 40 से ज्यादा देशों के ग्राहकों को एंड टू एंड रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और सेवाएं ऑफर करती है। यही नहीं, ये कंपनी भारत और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में सीमेंट प्लांट्स को रिफ्रैक्टरी सप्लाई करने वाली लीडिंग और सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। आपको बता दें कि डीबीआरएल लिस्टेड एंटिटी डालमिया भारत की सहयोगी कंपनी है। डील के तहत डीबीआरएल अपना घरेलू रिफ्रैक्टरी कारोबार डालमिया ओसीएल यानी डीओसीएल को ट्रांसफर कर देगी। शेयर स्वैप एग्रीमेंट की शर्तों के तहत आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया अपने 2.7 करोड़ नए शेयरों के बदले डीओसीएल के सारे शेयर खरीद लेगी। आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया के शेयर के 632 रुपये 50 पैसे के इशू प्राइस के हिसाब से डील की वैल्यू 1708 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। डीओसीएल के ऊपर करीब 443 करोड़ रुपए का नेट कर्ज है। कंपनी को शेयर स्वैप एग्रीमेंट होने के 2-3 महीने में यह डील पूरी होने का अनुमान है। 21 नवंबर को आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया शेयर ने 736 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ था, पर करीब 7.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। वहीं डालमिया भारत का शेयर 1/4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, दुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी डीटीआई के बोर्ड ने असम में वॉरेन टी के चाय बागान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सौदा 90 करोड़ 80 लाख रुपए में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉरेन टी के असम के इन बागानों से 26.8 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है। इन बागानों को खरीदने के बाद दुनसेरी टी का कुल चाय उत्पादन बढ़कर करीब 90 लाख किलो हो जाएगा। ये सौदा 31 दिसंबर 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। इस सौदे के जरिए वॉरेन टी की टी प्लांटेशन कारोबार से बाहर निकलने और ज्यादा रिटर्न वाले आईटी व होटल कारोबार पर फोकस बढ़ाने की योजना है। 23 नवंबर को दुनसेरी टी का शेयर मामूली और वॉरेन टी का शेयर 2.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा और नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। आइए ऐसी ही खबरों पर नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार में, और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। करीब 23,000 करोड़ रुपए के एबीजी शिपयार्ड लोन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कंपनी के अलावा 24 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया है, जिनमें कंपनी के सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित सीएफओ का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपियों ने लोन के पैसों से अपने लिए देश भर में रियल एस्टेट संपत्तियों की खरीद की है। यही नहीं, इन पैसों से विदेशी सब्सिडरी में निवेश करने के साथ साथ रिलेटेड पार्टीज के नाम पर बड़ी संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 21 नवंबर को आईसीआईसीआई बैंक का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, एनसीएलटी ने एस कुमार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये प्रक्रिया एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एडलवाइस एआरसी की शिकायत के बाद शुरू की गई है। एस कुमार के ऊपर 414 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसकी भरपाई के लिए एडलवाइस एआरसी ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच का दरवाजा खटखटाया था। एनसीएलटी के मुताबिक एस कुमार ने 18 जुलाई 2020 को सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया था, जिसे 12 अगस्त 2020 को संशोधित किया गया था, पर पेमेंट करने में ये कंपनी नाकामयाब रही है। सब्सिडरी कंपनी एसकेएम फैब्रिक्स ने 2009 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, जिसके लिए एस कुमार ने कॉर्पोरेट गारंटी दी थी। 30 जून 2010 को इस लोन को एनपीए घोषित कर दिया गया था और मार्च 2014 में इस एआरसी को कर्ज रिकवरी के लिए अधिकार मिले थे। तीसरी खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेट एयरवेज के लेंडर्स कंपनी के 11 विमान बेचने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल एनसीईआरटी से कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिलने के 1.5 साल बाद भी नए प्रमोटर्स यानी जलान कैलरॉक के कंसोर्टियम की ओर से पैसे ना चुकाए जाने से परेशान लेंडर्स यानी कर्जदाता अपने विकल्पों पर
पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। रेजोल्यूशन प्रक्रिया धीमी होने के कारण लेंडर्स कंपनी को 11 विमान बेचने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। इस मामले में जलान कैलरॉक के कंसोर्टियम ने एनसीएलटी में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है, जिस पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। अगर मामला नहीं सुलझा तो जलान कैलरॉक का कंसोर्टियम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेंडर्स जलान कैलरॉक के कंसोर्टियम के एनसीएलटी में बयान को देखकर अपना अगला कदम डिसाइड करेंगे। जून 2021 में एनसीएलटी से पारित जलान कैलरॉक के कंसोर्टियम के रेजोल्यूशन प्लान के तहत कुल 1375 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव था, जिसमें 900 करोड़ रुपए क्षमता विस्तार और वर्किंग कैपिटल पर और उसके साथ साथ बाकी 475 करोड़ रुपए क्रेडिटर्स के बकाया के भुगतान पर इस्तेमाल होने वाले थे। 21 नवंबर को जेट एयरवेज का शेयर 5% के निचले सर्किट पर जाके बंद हुआ था। अगली खबर, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड यानी जेएसएल को एनसीएलटी से बड़ी राहत मिली है। दरअसल एनसीएलटी ने एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखते हुए जेएसएल को कर्ज में डूबी राठी सुपर स्टील की बोली में भाग लेने की मंजूरी दे दी गई है, और वो भी तब जब इस कंपनी के लिए रिमझिम इस्पात एंड सिनर्जी स्टील नाम की कंपनी को सफल बिडर चुना पहले ही जा चुका है। एनसीएलटी के मुताबिक एनसीएलटी ने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि राठी सुपर स्टील की बिक्री प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस बिक्री के जरिए राठी सुपर स्टील की संपत्तियों की अधिकतम वैल्यू मिलने का लक्ष्य है, और इसीलिए एनसीएलटी ने एनसीएलटी को सही ठहराया है। आपको बता दें कि जेएसएल ने राठी सुपर स्टील के लिए 190 करोड़ रुपए की शुरुआती और 210 करोड़ रुपए की संशोधित बोली लगाई थी, जो कि रिमझिम इस्पात की 177.5 करोड़ रुपए की बोली से काफी ज्यादा है। 21 नवंबर को जिंदल स्टेनलेस का शेयर 9% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, फ्यूचर ग्रुप के लिए खराब खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अर्जी को खारिज कर दिया है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC ने फ्यूचर ग्रुप की अमेजॉन के साथ जारी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने की अर्जी के खिलाफ फैसला सुनाया था। फ्यूचर ग्रुप ने SIAC के इसी फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोई राहत नहीं मिली है। यानी कि अमेरिकी रिटेल दिग्गज कंपनी अमेजॉन अब फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ मध्यस्थता की कार्रवाई जारी रख पाएगी, जो कि 28 नवंबर से शुरू होने वाली है। छठी खबर, टाटा समूह की पावर कंपनी टाटा पावर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर की महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी MERC के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। टाटा पावर की इस अर्जी के बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 33 में जानकारी भी दी थी। दरअसल MERC ने 1000 मेगावाट का हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लिंक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नॉमिनेशन बेसिस पर अदानी इलेक्ट्रिसिटी को दे दिया था, जिसकी वैल्यू 7000 करोड़ रुपए की है। टाटा पावर के मुताबिक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी TBCB रूट को और बाकी डेवलपर्स को एक्सक्लूड करके ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता है, पर एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने भी MERC के फैसले को सही ठहराया था, जिस वजह से टाटा पावर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 24 नवंबर को टाटा पावर का शेयर मामूली बढ़त और अदानी पावर का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, फार्मा कंपनी बिलकेयर को NCLT से बड़ी राहत मिली है। दरअसल NCLT ने कंपनी के खिलाफ NCLT की ओर से दिवालिया प्रक्रिया में शामिल किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कंपनी ने 235 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया था, जिसके बाद एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया की अर्जी के चलते दिवालिया कोर्ट यानी NCLT ने इसके खिलाफ 11 नवंबर को दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। पर बिलकेयर ने NCLT को कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS के जरिए कंपनी ने भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने की अर्जी दी थी, जिस पर ARC ने भी सहमति जताई है। अक्टूबर 2013 में साउथ इंडियन बैंक ने बिलकेयर को करीब 180 करोड़ रुपए का स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट यानी SBLC जारी किया था, जिसकी मियाद 5 साल की थी। नवंबर 2018 में बिलकेयर रकम का भुगतान नहीं कर पाई और 2019 में बैंक ने NCLT का दरवाजा खटखटाया था। सितंबर 2019 में दोनों कंपनियों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का फैसला भी लिया था। 22 नवंबर को बिलकेयर का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, आदित्य बिरला सन लाइफ ने रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC को चिट्ठी लिखकर विनियामक हस्तक्षेप या रेगुलेटरी इंटरवेंशन की धमकी दी है। दरअसल आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस रिलायंस कैपिटल के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को खरीदने की इच्छुक है, पर इसके लिए फाइनल बोली जमा करने के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही है। AB सन लाइफ इंश्योरेंस का दावा है कि ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए डेटा की मांग की गई थी, पर इसे मुहैया करवाने में देरी हो रही है और पर्याप्त आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। इससे AB सन लाइफ इंश्योरेंस को समय पर मूल्यांकन करने में दिक्कत हो रही है। 22 नवंबर को AB कैपिटल का शेयर 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर,
फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज को लेकर कैंसर की एक दवा रेवलिमिड से जुड़ी मामले में कंपनी के खिलाफ न्यू जर्सी अमेरिका में मुकदमा दाखिल हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज के अलावा इस मामले में सेलजीन, ब्रिस्टल मेयर्स, स्क्विब और कई अन्य जेनरिक कंपनियों का नाम भी सामने आया है। ये शिकायत अप्रत्यक्ष खरीदारों ने के एक वर्ग की ओर से होने का दावा किया जा रहा है। इस शिकायत के मुताबिक इन जेनरिक कंपनियों ने अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धा को रोका और पेटेंट मुकदमेबाजी के सेटलमेंट के माध्यम से ब्रांड और जेनरिक रेवलिमिड की बिक्री में साझा एकाधिकार यानी मोनोपोली को बनाए रखा। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि इन आरोपों में दम नहीं है और कंपनी इस मुकदमे को लड़ने के लिए तैयार है। 23 नवंबर को डॉक्टर रेड्डीज का शेयर करीब 1/4% की मजबूती के साथ दिन की ऊंचाई के करीब जाकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल को कनाडा की फेडरल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल यूपीएल ने अपने पेटेंटेड एवरेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर इनपुट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर की सुरक्षा से जुड़ा मुकदमा जीत लिया है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने अपनी कनाडा और अमेरिका की सब्सिडरी के जरिए आगरा सिटी और उसके जेनरिक हिमालय हर्बिसाइड के खिलाफ कनाडा की कोर्ट में एवरेस्ट के आईपीआर के उल्लंघन से जुड़ा मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में कोर्ट ने यूपीएल के हक में फैसला सुनाया है और फैसले के मुताबिक आगरा सिटी को हिमालय से हुए मुनाफे को यूपीएल को चुकाना होगा। 23 नवंबर को यूपीएल का शेयर 1/4% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के करीब जाकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, मंदी की आशंका से दुनिया भर में कई कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। ताजा मामला स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस का है, जिसने 2025 तक करीब 9000 लोगों को नौकरी से निकालने की बात कही है। गौरतलब है कि क्रेडिट स्विस फाइनेंशियल क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने छटनी की घोषणा की है। अब तक टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने ही छटनी की घोषणा की है। साल 2022 में अब तक ग्लोबल स्तर पर 1,35,000 लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है, जिसमें हाल ही में गूगल का नाम भी शामिल हुआ है, जिसने 10,000 लोगों को कंपनी से बाहर करने की योजना बनाई है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को लेकर खराब खबरों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। राहुल गंजू और सिद्धार्थ जावर के बाद अब कंपनी के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने भी 18 नवंबर को कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि मोहित गुप्ता ने कंपनी से जुड़ने के 4.5 साल बाद ही इस्तीफा देने की घोषणा की है। बीते 2 हफ्ते के अंदर तीसरे बड़े अधिकारी ने कंपनी का साथ छोड़ने का फैसला लिया है, जो कि चिंताजनक है। इसके अलावा मंदी की आशंका से जोमेटो में छटनी की भी तैयारी हो रही है। सितंबर तिमाही में घाटा 430 करोड़ रुपए से घटकर 251 करोड़ रुपए होने के बावजूद ये कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या को 3% घटाने जा रही है। फिलहाल जोमेटो के देश भर में करीब 3,800 कर्मचारी हैं। 21 नवंबर को खबर आने के बाद जोमेटो का शेयर 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, ओयो को एनसीएलटी से अंतरिम राहत मिली है। दरअसल एनसीएलटी ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ ओयो की अपील सुनने को मंजूरी दे दी है, पर एनसीएलटी ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है कि ओयो को अगले 6 महीने में जुर्माने की 10% राशि को जमा करना होगा। इस मामले की सुनवाई अगले साल अप्रैल में होगी। आपको बता दें कि पिछले महीने सीसीआई ने अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के चलते ऑनलाइन ट्रैवल फर्म मेक माई ट्रिप, हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर ओयो और गो आईबीबो पर कुल 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें ओयो पर 169 करोड़ रुपए का जुर्माना शामिल है। होटल एसोसिएशन यानी FHRAI ने आरोप लगाया था कि मेक माई ट्रिप की तरफ से ओयो को अपने प्लेटफॉर्म पर विशेष तरजीह दी जाती है। इस आरोप के बाद 2019 से सीसीआई दोनों कंपनियों की जांच कर रहा था और जांच के बाद ये जुर्माना लगाया गया है। तीसरी खबर, दुनिया के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप बायजूस को लेकर इस हफ्ते एक विवादास्पद खबर सामने आई है। नीदरलैंड्स के वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर प्रोसेस ने सितंबर तिमाही के अंत तक बायजूस में अपनी 9.67% हिस्सेदारी की वैल्यू $57.8 करोड़ पर आंकी है। इस हिसाब से बायजूस का कुल वैल्यूएशन केवल $6 अरब का हुआ, जबकि अक्टूबर के फंडिंग राउंड के मुताबिक बायजूस का वैल्यूएशन $22 अरब पर था। पर एनालिस्ट के मुताबिक ये वैल्यूएशन में कमी के बजाय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से जुड़ा मामला नजर आता है, क्योंकि प्रोसेस के मुताबिक बायजूस के नतीजे घोषित करने की टाइमिंग इनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मेल नहीं खाती है, जिस वजह से ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सही आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। वैसे भी प्रोसेस की बायजूस में हिस्सेदारी की वैल्यू का आकलन एक थर्ड पार्टी ने किया है। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि हिस्सेदारी 10% के नीचे जाने के कारण प्रोसेस ने बायजूस को एक सहयोगी कंपनी के बजाय नॉन कंट्रोलिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया है। चौथी खबर, चेन्नई के एडटेक स्टार्टअप स्किल लिंक ने क्रियो का अधिग्रहण किया है।
क्रियो टेक करियर्स के लिए एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दोनों कंपनियों ने डील की राशि का खुलासा नहीं किया है, पर इस अधिग्रहण के बाद क्रियो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के तौर पर ऑपरेट करेगा। फ्लिपकार्ट और गूगल के पूर्व कर्मचारियों की ओर से स्थापित क्रियो में बिनी बंसल का भी पैसा लगा हुआ है। इस स्टार्टअप के करीब 100 कर्मचारी हैं। इस अधिग्रहण के जरिए इन दोनों स्टार्टअप्स का 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ सपोर्ट करने का लक्ष्य है। पांचवी खबर, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा की ओर से समर्थित टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेल रूम मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप मेलिट की सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $1 करोड़ की रकम जुटाने की योजना है। इस फंडिंग राउंड से पहले मेलिट ने कर्ज के जरिए अघोषित राशि जुटाई थी। ये स्टार्टअप कुरियर, कार्गो, 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, इसके साथ साथ मेल रूम मैनेजमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस और पोस्टल सेवाएं देता है। इस स्टार्टअप के ग्राहकों में अदानी ग्रुप, SBI, एशियन पेंट्स, L&T, रेमंड, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमरसन, सैंडविक एशिया समेत कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। यही नहीं, इस स्टार्टअप का टाटा समूह की 73 ग्रुप कंपनियों से भी करार है। छठी खबर, अहमदाबाद के टेक स्टार्टअप मैटर ने देश की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अनवील की है। इस मोटरसाइकिल में 4 गियर होंगे। ये मोटरसाइकिल कंपनी के अहमदाबाद प्लांट में तैयार हुई है और बड़े शहरों में पहले इसकी बिक्री की शुरुआत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये स्टार्टअप बहुत जल्द इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बिक्री की शुरुआत कर सकता है। ये मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड और फास्ट चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है और 5 घंटे से कम समय में पूरी चार्ज हो जाती है। यही नहीं, इस बाइक में ओवरचार्ज सुरक्षा का भी फीचर है। हालांकि इस बाइक की रेंज के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। अगली खबर, सेकंड हैंड कारों का कारोबार करने वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप कार देखो की इंश्योरेंस यूनिट इंश्योरेंस देखो में गोल्डमैन सैक्स और टीवीएस कैपिटल सीरीज ए फंडिंग राउंड में $15 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। इस तरह ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सीरीज ए फंडिंग राउंड होगा। इस फंडिंग राउंड के बाद इंश्योरेंस देखो का वैल्यूएशन 45 से $50 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फंडिंग राउंड से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और केवल इंश्योरेंस रेगुलेटर की मंजूरी लेना बाकी है। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार, टेक प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और कर्मचारियों की भर्ती पर होगा। अगली खबर, वित्त वर्ष 2022 में क्लाउड किचन ब्रांड रिबेल फूड्स के घाटे में 55% की बढ़ोतरी हुई है। खर्चों में बढ़ोतरी के कारण इस स्टार्टअप की आय में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी से भी घाटा कम करने में कोई मदद नहीं मिली है। अक्टूबर 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाले इस स्टार्टअप का वित्त वर्ष 2022 में घाटा 364 करोड़ रुपए से बढ़कर 565 करोड़ रुपए पर हो गया है। आरओसी में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक इस दौरान आय 406 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 859 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि रिबेल फूड्स आय के स्रोत में कुक्ड फूड आइटम्स, डिलीवरी सर्विसेज और कमीशंस को शामिल करता है। 9वीं खबर, B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप प्रॉकमार्ट ने सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $1 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिक्स सेंस वेंचर्स ने किया। ताज़ा फंडिंग राउंड में जुटाई गई रकम का इस्तेमाल इंटरनेशनल एक्सपेंशन, वेंडर पार्टनरशिप्स को मजबूत करने और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल और वेयरहाउसिंग क्षमताओं को अपग्रेड करने पर किया जाएगा। नोएडा के स्टार्टअप की अगले 3 साल में 1000 करोड़ रुपए की आय की योजना है। साथ ही इस स्टार्टअप की आने वाले कुछ महीनों में वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों में विस्तार की भी योजना है। चलिए, तो ये था बीते हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कंपनी नामा के 50वें एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।